अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन दिनों काफ़ी कुछ चल रहा है और इतना चल रहा है कि हर हफ्ते और 10 दिन के भीतर दिल्ली से किसी न किसी बड़े नेता को लखनऊ आना पड़ता है। आरएसएस के किसी बड़े नेता को लखनऊ आना पड़ता है। इसका मतलब सरकार, संघ और संगठन के भीतर ऑल इज नॉट वेल। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ अजीब सा चल रहा है, कुछ अलग सा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने कुछ बड़े अंतर्विरोध हैं। वो अंतर्विरोध जो केंद्रीय नेतृत्व तो समझ रहा है, उस अंतर्विरोध का सीधा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव और उसके बाद कोरोना की जो आपदा और विपत्ति आई और जिस प्रकार से उसको हैंडल किया गया, आम जनमानस में वर्तमान सरकार के खिलाफ बेहद नाराजगी है। उत्तर प्रदेश जाति आधारित प्रदेश है, जाति प्रधान राज्य है और यहां पर जातियां हुकूमत करती हैं। जिन जातियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बड़े पैमाने पर उसे बंपर बहुमत मिला, आज वो जातियां उपेक्षित महसूस कर रही हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। वो जातियां सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं जो कि उन्हें मिली नहीं। वो लोग जो इंसाफ चाहते हैं, उन्हें नाइंसाफी उनके साथ हुई, वो जवाब चाहते हैं। शायद उत्तर प्रदेश का नेतृत्व न समझता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि उत्तर प्रदेश के वास्तविक जमीनी हालात क्या हैं। यही कारण है कि जो केंद्रीय नेतृत्व पिछले 4.5 साल में लखनऊ को मुड़कर न देखा हो, आज वही केंद्रीय नेतृत्व बार बार अपने विशेष दूत हर हफ्ते और 10 दिन के भीतर लखनऊ में लैंडिंग करा रहे हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि कुछ न कुछ बीजेपी के भीतर ऐसा है जो उसको असहज कर रहा है और बता रहा है कि स्थितियां वो नहीं हैं जो थीं। स्थितियां वैसी नहीं होंगी जैसी कि वो उम्मीद कर रहे हैं। सरकार के 3 धुरी हैं: संगठन, खुद सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नेतृत्व को लेकर इन दिनों किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, आपके सामने कई बार उसके प्रमाण आ चुके हैं। जितनी बार स्वतंत्र देव सिंह ये कहते हैं कि योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा, उतनी बार उन्हीं चैनलों पर, उन्हीं टेलीविजन डिबेट इंटरव्यूज में केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं नेतृत्व कौन करेगा, दिल्ली तय करेगा। एक और आवाज अब केशव के साथ आई है। वो आवाज है पिछड़ा समाज के बेहद ताकतवर नेता जो इन दिनों बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का 5 साल से हिस्सा हैं। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। अपनी कम्युनिटी के बेहद ताकतवर नेताओं में उनकी गिनती होती है। जब तक वो मायावती के साथ थे, नंबर 2 की पोजीशन पे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको किनारे लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत आहत हैं और शायद यही कारण है कि वो लगातार, उन्होंने भी 5 स्टेटमेंट दिए और 5 में ये बात कही है कि जब जीत कर आएंगे तब तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और ये दिल्ली तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा। यानी वर्तमान नेतृत्व पर उनका एतबार आगे के चुनाव में नहीं है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच फूट पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर संकट है, असमंजस है। नेतृत्व को लेकर सर्वानुमति नहीं है। वर्तमान नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी के संगठन, वर्तमान सरकार के मंत्री, विधायकों और संगठन के लोगों में एक राय नहीं है। दिल्ली क्या चाहता है यह अभी गर्भ में है। यह पता नहीं किसी को कि दिल्ली वाकई में क्या चाहता है। दिल्ली वर्तमान नेतृत्व के साथ है, दिल्ली कोई परिवर्तन चाहता है, दिल्ली कोई और पावर सेंटर चाहता है, या दिल्ली कुछ पावर सेंटर क्रिएट करना चाहता है। असमंजस दिल्ली की तरफ से है। लखनऊ से बड़े ठोक के बयान जा रहे हैं। एक पक्ष है जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। दूसरा पक्ष है जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्वामी प्रसाद की मौजूदगी में खड़ा है, जो योगी को नेतृत्व के तौर पे नहीं चाहता है। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है। न ये कुछ ढकी छिपी बात है, न ये कोई रॉकेट साइंस है। बीजेपी के भीतर अंतर्विरोध है, मतभेद है, नेतृत्व को लेकर असमंजस है। यही कारण है कि हर हफ्ते 10 दिन में बीजेपी को दिल्ली से किसी न किसी को भेजना पड़ता है। कहा जाता है कि चुनाव की रणनीति बन रही है,
लेकिन अकेले अकेले जब इन सबसे बात की थी बीएल संतोष ने पिछले दौरे में, सबने क्या कहा था, ये बीएल संतोष से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व अभी उत्तर प्रदेश को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाया है और वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो अति आत्मविश्वास है वो डगमगाया है। कारण क्या है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी चूक हो गई तो दिल्ली का रास्ता 2024 में बाधित हो सकता है। और ऐसा रिस्क क्या भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी? मुझे लगता है नहीं। यही कारण है कि लगातार चुनाव की कमान लखनऊ में बैठकर दिल्ली के नेता तय करेंगे और बनाएंगे। बूथ बूथ कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का जवाब कौन देगा जिन्होंने कोरोना काल में अपने घर के लोगों को बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के और बिना अस्पताल के मरते हुए देखा है। अपने गांव के लोगों को, उन लोगों को मरते हुए अपनी आंख के सामने देखा और कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बूथ कार्यकर्ता के कहने पर वोट दिया था। संगठन के लोगों की सरकार में सुनी नहीं जाती है, विधायक अपमानित और उपेक्षित हैं, मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जाता है, सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। कोरोना की हैंडलिंग सबसे बदतर उत्तर प्रदेश में की गई। जातीय विद्वेष की भावना से उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार में भयानक भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा दिए थाने या तहसील में कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई भी विकास का बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये कुछ परेशानियां हैं। ओवर पावर दिखाने के चक्कर में सरकार ने कई ऐसी भयानक गलतियां की हैं कि किसान आंदोलन जो खत्म हो रहा था वो जिंदा हो गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का मजबूत गढ़ था, आज बीजेपी नेताओं को वहां आराम से कैंपेनिंग करने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्यों आई? और मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जिन्हें यह लगता है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत समझ है, उनको अपनी समझ पर दोबारा विचार करना चाहिए। यह बहुत ही पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। कई टुकड़ों में बटा हुआ, कई जातीय समीकरण में बटा हुआ, कई क्षेत्रीय समीकरण में बटा हुआ, कई कुनबों में बटा हुआ, कई मुद्दों पर अलग अलग बटा हुआ राज्य है। और मत भूलिए कि यह वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ खुलेआम खड़ा रहा है, उनका वोटर रहा है। आज भी वो वोटर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राह कोई बहुत आसान नहीं है, जैसा कि वो अपेक्षा कर रहे हैं। 2014 तक यही बीजेपी 40-44 एमएलए से ज्यादा थे नहीं इनके पास। और जिस प्रकार से 4.5 साल से सरकार चलाई जा रही है, समाज के बड़ा तबका खुद को इस सरकार से कटा हुआ महसूस करता है। कार्यकर्ता बीजेपी के इस सरकार से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। विधायक किनारे लगा दिए गए हैं, मंत्रियों की कोई सुनता नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों की सरकार में कोई हैसियत नहीं है। क्या इनका कोई जवाब? क्या ये मुद्दे, वास्तविक मुद्दे बीजेपी के इनसाइड मीटिंग के भीतर डिस्कस हुए हैं? मुझे लगता है नहीं हुए होंगे, क्योंकि इस तरह की मीटिंग में गुड टॉक होती है, एक दूसरे की पीठ ठोकी जाती है। वास्तविक मुद्दे पे दरअसल बात नहीं होती है। वास्तविक मुद्दा कौन उठाता है? कार्यकर्ता उठाता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता उठाता है, जो सीधे ग्राउंड पर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, संवाद स्थापित करते समय भी संघर्ष कर रहा है। तो लखनऊ को भले ना पता हो, दिल्ली को मालूम है कि ग्राउंड के हालात क्या हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई कंफर्टेबल नहीं है, न सत्ता पक्ष कंफर्टेबल है और न विपक्ष कंफर्टेबल है। और कोरोना ने वो तमाम राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं जिनके सहारे तमाम दलों को चुनावी वैतरणी बड़े आराम से पार करती हुई दिख रही थी। अब वो उत्तर प्रदेश वैसा उत्तर प्रदेश नहीं रहा है जो 2017 में था। ये उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से वैसा नहीं रहा है जैसा 2019 में था। 2021 और 22 का उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग है बहनों भाइयों। इस उत्तर प्रदेश में लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, हालात बेहद खराब हैं। दाने दाने को लोग मोहताज हैं, भूख है, लोगों को सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। जिनके घरों के लोग मारे गए हैं, आज तक उनको कुछ मिला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं, कोई कार्यक्रम, किसी भी योजना का लाभ तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। आखिर लोग जाएंगे कहां?
जिन्होंने अपनों को खोया है, आज उनके समक्ष खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। अनाथ बच्चों की स्थिति बेहद खराब है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हमारे पास प्रतिदिन ऐसी ऐसी दुखदाई खबरें आती हैं कि उनको बताते हुए भी हमें बड़ा दुख होता है। सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, रणनीति बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इन लोगों की मदद होनी चाहिए, उन करोड़ों लोगों की जो कोरोना की इस त्रासदी में भयानक पीड़ा में गुजर रहे हैं, जिनके दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं, जिनकी रात भी काली है, जिनके दिन भी काले हो गए हैं, उनकी कौन सुध लेगा? ये सब बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के। मुझे अच्छा लगता कि अगर बीजेपी के बड़े लीडर्स की ये मीटिंग ऑक्सीजन की कमी को लेकर होती, गांव में किस प्रकार से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे गए, उसको लेकर एक बैठक बीजेपी में जरूर होनी चाहिए थी। किस तरह बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर उत्तर प्रदेश में मरे, बीजेपी के लीडर्स को इस पर एक बड़ी मीटिंग जरूर करनी चाहिए थी। जरूर पूछना चाहिए था कि इंजेक्शन और दवा क्यों नहीं मिल रहे थे। जरूर पूछना चाहिए था कि उनके 5 विधायक और हजारों कार्यकर्ता कैसे मारे गए। जरूर पूछना चाहिए था ऐसी बैठकों में। तब ऐसी बैठकों का बड़ा एक औचित्य होता और अच्छा संदेश भी जाता। जब लोग विपत्ति में हो, तब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, तो ये तैयारी कम, लोगों को चिढ़ाना ज्यादा लग रहा है। कुछ बयान सुनिए। मिशन 2022 प्लस संगठन, सरकार की योजनाएं नीचे तक विकास, डेवलपमेंट, सभी की चर्चा करेंगे और जो भी योजना सेवा गांव गरीब किसान के लिए चल रही है उस पर चर्चा हो रही है। और 6 महीने बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार आनी तय है, इनको कर्मों से तो आ ही जाएगी। जो पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के द्वारा दिए गए आदेश को रोककर मनमाने तरीके से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इसका रिएक्शन ये होगा। पहले ही से रिएक्शन था, जनता तो रिजेक्ट कर चुकी इस सरकार को, लेकिन अब इसके बाद बाबा जी के वापस आने कोई संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अपने असफलताओं के कलंक को बैठकों से, मीटिंगों से धोना चाहती, जबकि 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश ऐसा कोई भी असफल काम नहीं सरकार ने किया हो। मुझे लगता है समय बीत गया, उत्तर प्रदेश को 31 वर्षों में सबसे असफल सरकार मिली है, जो अब बैठकों से, चिंतन से, मनन से, मैनेजमेंट से धुलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहती है, चिंतन मनन से कोई काम नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सबसे शक्तिशाली सड़क है कालिदास मार्ग। उस कालिदास मार्ग के आज 7 नंबर बंगले में बड़ी हलचल थी। ये बंगला है केशव प्रसाद मौर्य का, और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उनके घर पर लंच पर आए। जब लंच चल रहा था तो वहाँ पहले से 2 बड़े आरएसएस के नेता मौजूद थे। आरएसएस के 2nd लेफ्टिनेंट दत्तात्रेय होसबोले और उत्तर प्रदेश के संघ के राजनीतिक मामलों को हैंडल करने वाले कृष्ण गोपाल। ये दोनों नेता पहले से केशव प्रसाद मौर्य के घर पे मौजूद थे। बहाना बताया गया कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी, तो उस शादी के उपलक्ष्य में आज लंच रखा गया था। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि राजनीतिक लोग किस प्रकार का लंच करते हैं। ये लंच राजनीतिक था। इस लंच में शायद दोनों के बीच के मतभेद को भुलाने की कोशिश, हटाने की कोशिश, और मुझे ऐसा लगता है कि एक समझौता कराने का प्रयास दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल ने किया है। कामयाबी कितनी मिली ये मैं नहीं जानता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के नंबर और उनकी टीआरपी आज काफ़ी बढ़ गई है। और ये बीजेपी ने एक तरीके से स्वीकार लिया है कि केशव प्रसाद मौर्य उनके लिए कितना ज़रूरी हैं, विशेष तौर पर अपने समाज के लिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अमित पुरी बीजेपी से हैं, बहुत दिनों के बाद हेमंत तिवारी जी पकड़ में आए हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुची विश्वास कांग्रेस से, और आज हमने नीरज राय जी को बुलाया है, टीएमसी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। इनसे टिप पूछेंगे कि इन्होंने क्या कांड बंगाल में किया। और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। भाई पुरी जी, मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये हर हफ्ते 10 दिन में दिल्ली के दूत आते हैं, यहाँ बैठकें करते हैं, कुछ करेंगे भी या सिर्फ मुस्कुराएंगे और मीटिंग करेंगे, बैठक, भोजन, विश्राम और वापस दिल्ली? कुछ होगा भी या ऐसे ही मतलब सब चलता रहेगा? मुझे लगता है कि लगभग कई अवसरों पर इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा हुई, और जो कंसिस्टेंट बात तब मैंने कही, श्रीमान BL संतोष जी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और राधा मोहन सिंह जी पार्टी के
उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और ऐसी व्यवस्था लगभग सभी दलों की है। मैं नाम लेके किसी का उपहास उड़ाऊं इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो हर पार्टी को अपनी सांगठनिक गतिविधियों को देखने का, उनको समझने का, उनके ऊपर करेक्टिव सप्लाई करने का ये अधिकार क्षेत्र है। और वैसे भी आप कहते हो बीजेपी तो 24/7 है, आप माने, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप माने जो भाजपा के आलोचक हैं वो कहते हैं भोजन बैठक विश्राम की पार्टी है, लगातार राजनीति के पॉलिटिकल इलेक्शन मोड में रहने की पार्टी है। तो भाई हंगामा है, क्यों बरपा डाला, थोड़ी सी मीटिंग जो कर डाला। नहीं, अच्छा लगता कि अगर आप कोरोना पे मीटिंग करते, ऑक्सीजन से कमी से तड़पते हुए लोगों के बारे में मीटिंग करते और अपनी हुकूमत से पूछते कि ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक, आप अपने आर्काइव्स को भी उठा लीजिएगा और तमाम तर चैनल के आर्काइव्स को उठाइएगा। लोगों ने जब ये कोरोना काल खंड आया, पहला फेज भी और दूसरा फेज भी, तो लोगों ने कहा कि ई प्लेटफॉर्म के ऊपर जूम ऐप से या तमाम तर तरीके से बीजेपी ने लगातार ई प्लेटफॉर्म पर डायलॉग करना शुरू किया गया और तब कहा गया कि देखिए इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया। पूरी जी, जूम ऐप से ऑक्सीजन नहीं मिलता। मैं आपको क्या कह रहा था, पहले सुनते चले, मैं उत्तर दे दे, उसके बाद आप अपनी बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो लगातार हम चर्चा करते रहे, उसमें तमाम तर विषय थे, कोरोना के विषय भी थे और इसी ऑक्सीजन और तमाम तर रेमडेसिविर हो, बेड्स हो, तमाम सारे विषयों के ऊपर कुछ एक आदेश हुआ कि सीएमओ का रेफरल चाहिए, सीएमओ का रेफरल हटाया जाए, ड्रैकोनियन ऑर्डर जारी किया था आपने। तमाम तर विषयों के ऊपर तमाम हत्याओं के लिए भारतीय जिम्मेदार हैं जनता आप लोग। पार्टी लगातार संगठन के स्तर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था उन सब ऑर्डर्स के लिए। तो ये कहना कि हमने चर्चा नहीं की, ये सत्य नहीं। अच्छा, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। जी 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग के भीतर कितनी डिस्टेंस है? हेमंत जी को इस पर विशेषज्ञता हासिल है। ये हेमंत जी का सवाल, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे पूछ लूं। बिल्कुल, स्वागत। डिबेट में जाने से पहले इन्होंने मुझे फोन पर कहा कि पूरी जी से मैं पूछ लेना, और कहा मेरा नाम ना बताना लेकिन पूछ लेना। लेकिन आपने बताया आप बौद्धिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक, तो मुझे एक बात बताइए कि 5 साल जिनके घर नहीं झांका, उनके डाइनिंग हॉल में घुसकर भोजन किया जा रहा है, चक्कर क्या है? मुझे लगता है कि शायद आयोजन और अवसर का एक महत्व होता है जीवन के अंदर। 5 साल में लगातार केशव मौर्य जी की इतनी संतानें नहीं है, वैसे तो किसी ने बेटी भी बना दी थी तमाम तारा नोटबंदी के समय, लेकिन बेटा ही था, उसका विवाह हुआ है। उस विवाह का आयोजन के अवसर पर उस समय लोग शामिल नहीं हो पाए, कोरोना का एक कालखंड था, तो उसके अवसर पे किया गया। 5 साल तो लगातार केशव मौर्य जी का विवाह होगा नहीं। ऐसा कौन सा लंच, विशेष लंच केशव मौर्य ने रखा कि सिर्फ 5 लोग बुलाए गए? अब ये आयोजन, भाई वैसे तो हेमंत तिवारी जी भी उनके दोस्त हैं, पर इनको आज नहीं बुलाया। नहीं, मैं भी अच्छा परिचित हूं, लेकिन सामान्य रूप से किसके परिवार में न्योते पे कौन जाएगा, ये न्योता देने वाला का ही अधिकार होता है। अब आपने भी जिन 5 लोगों को आज जेरे बहस बुलाया, ये अधिकार आपका था, हम में से किसी ने आपसे दूसरी बात बताओ, जिनका नेम प्लेट नोच के फेंक दिया गया रहा हो, आज उनके घर पे भोजन पे कोई जा रहा है, ये हजम नहीं हो रही बात, वो भी 5 साल बाद। किसी ने किसी का नेम प्लेट उखाड़ करके नहीं फेंका, लेकिन ब्रजेश जी थोड़ा सा पॉलिटिकल सेलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए कालिदास मार्ग को डिफाइन करने में। ये वही कालिदास मार्ग है जिस कालिदास मार्ग पर 2017 के पहले और विक्रमादित्य मार्ग के बीच में पुलिस लगाई जाती थी, जवानी कुर्बान होती थी, एक तरफ चाचा के लिए, एक तरफ भतीजे के लिए। अब साजन जी तो सबके न साजन चाचा है और न भतीजा, उसके बावजूद वो रोड ब्लॉक कर दी गई है। अरे वो कर दी गई, जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वो रोड से फ्री ट्रैफिक था। नहीं, आज भी फ्री आपकी सरकार आते ही अब नहीं फ्री ट्रैफिक नहीं है, जमाना था, फ्री ट्रैफिक नहीं है। आपने 4 पहरे लगा दिए और पूरी रोड ब्लॉक कर दिया है। कोई बंधन नहीं है। तो कालिदास मार्ग ने तो बहुत जवानी। अच्छा, अब एक सवाल और दे दीजिए जवाब। लंच हो गया, एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल भी लिए, फोटो आई, उसमें पट्टे उट्टे भी पहना दिए गए, पटका, अंगवस्त्र, तो हाँ अंगवस्त्र, जो भी आप नाम रख लें, मुझे हिंदी थोड़ी आपके मुकाबले कमजोर है। श्रीफल और अंगवस्त्र जो भी दिया हो, प्रतीक है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ फल वगैरह भी दिए गए होंगे। दोस्ती हुई कि नहीं हुई? कोई दुश्मनी होती तब तो दोस्ती करते, हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं, तो कहां से ये सवाल करते। अब बहुत अच्छी बात आपने कही, आई अप्रिशिएट यू। स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा। केशव मौर्य कहते हैं कि दिल्ली बताएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये बीजेपी की परंपरा नहीं है। सोचिए, बसपा से आए एक नेता बीजेपी को उसकी ही परंपरा सिखा रहे हैं। मतलब ये कमाल की बात नहीं है, लगती है आपको?
मुझे लगता है शायद पिछले सोमवार के अंदर जब मैं आपके साथ बैठा था सवाल यही था, और मैं भी वही हूं और आप भी वही है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थे। नहीं, ये भी सवाल था, मुझे याद रहता मेरी। अरे अभी कल आए हैं, कल का स्टेटमेंट, परसों का अच्छा स्टेटमेंट। चलिए सुनो। उस दिन भी मैंने कहा था कि इस टैबलेट में वो पूरा इंटरव्यू है केशव प्रसाद मौर्य जी का। उनसे यह सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री का बदलाव हो रहा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, मेरे से क्यों पूछते हो। आज की तारीख में अगर मैं किसी स्ट्रिंगर के अपॉइंटमेंट के लिए किसी से बात करूं भारत समाचार में, तो कहेगा ये ब्रिजेश मिश्रा जी का सवाल है, ब्रिजेश जी से बात नहीं, ये ब्रिजेश मिश्रा का सवाल नहीं, ये काम वीरेंद्र सिंह जी देखते हैं। अरे वो हो सकता है अपने पॉलिटिकल डायमेंशंस में, अपने मीडिया डायमेंशंस में कई तरह की चीजें दी हो। हमने भी अपने यहाँ कई सेटअप नहीं, जितने दम ठोक के स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, उतना दम ठोक के केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध क्यों करते हैं? केशव जी ने कहा पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व अध्यक्ष से चलता है। मैंने आपको उस दिन भी स्मरण दिलाया था, आज फिर कह रहा हूं। 2014 में राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेचर को डिक्लेयर किया था। वही पैरेलल आज मुझे लगता है कि लंच डिप्लोमेसी काम नहीं आई। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी। सुनील जी, बहुत स्वागत आप सभी का। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रही कि उसके घर के भीतर सब ठीक चल रहा है, लेकिन 5 साल जिनको ठीक से देखा ना हो, आज उनके घर पे खाना खाने जाना पड़ रहा है। दोस्ती हो गई या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, अब उन लोगों में दोस्ती हुई है या नहीं हुई है, हम तो बात यह करेंगे कि सरकार की और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की दोस्ती नहीं हो पा रही। हालांकि मैंने आपको पूरा सुना, आपने इस डिबेट में हम लोगों के लिए बोलने लायक कुछ छोड़ा नहीं, सारी बात आपने रखी है। आपने कहा कि रूठों को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। भाई, अपनों को ही तो मना सकते हैं, अपनों के घर जाके बगल में एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाकर खाना खा करके क्या पूरे ओबीसी समाज को लाभ हो गया? या आप उस किसान को कैसे उत्तर प्रदेश में मनाएंगे जिसको आपने कहा था कि दोगुनी आय कर देंगे और वो भटक रहा है, उसका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है? उस बेरोजगार नौजवान को कैसे मनाएंगे जिसको आपने कहा था रोजगार दे देंगे? आपने रोजगार छीन लिए हैं, उनको लाठियां मारी, उन पर एफआईआर की है। उन बहन बेटियों को कैसे मनाएंगे जिनकी आबरू लुटी और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो गई? और ब्रजेश जी, जिसने अपना कोरोना में मां खोई है, जिसने बाप खोया है, बेटा खोया है, पत्नी खोया है, भाई खोया है, भतीजा खोया है, अपने सामने तड़पते देखा है, उनको सरकार कैसे मनाएगी? और ब्रजेश जी, हमको आपको एक चीज समझनी चाहिए। आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे हैं, आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया। इससे पहले जो घटक दल इनके टूट के गए, ओम प्रकाश राजभर, ये वो सब नेता हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते पिछड़े और दलितों की बात करेगा, उसका यही हश्र होगा। मैं दावे के साथ ब्रजेश जी कह सकता हूं, इनका एक भी मंत्री, एक भी विधायक और एक भी सांसद इस हैसियत में नहीं है कि वो अपने किसी पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की मदद कर सके। सुनील जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि इस पूरे नरेशन को, आप इस पूरे नैरेटिव को पिछड़ा बनाम अगड़ा बनाना चाहते हैं। नहीं ब्रजेश जी, हम नहीं बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारा नहीं है, दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ने गठन किया। उसने कहा कि योगी सरकार में जो 69,000 भर्तियां शिक्षकों की हुई, उनमें पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। केवल 4 साल से अधिक की सरकार में पिछड़ों और दलितों को अपमानित, उनका शोषण, उनकी बेइज्जती। भाई, हमने कहा था कि योगी जी की सरकार से कि केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट तोड़ करके और पैरों से मार करके उसको फेंक दिया जाए? हमने तो नहीं कहा था। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों के नाम पर सरकार बनाई थी, चेहरा किसको बना दी? तो ये तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा। अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है, सबने देख लिया। आपने कहा कि इन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी। ब्रजेश जी, ये वो लोग हैं जो पिछड़े और दलितों का हिस्सेदारी देते नहीं हैं। हम लोगों को इनसे छीनना पड़ेगा और इन्हीं के वर्ग के नहीं, मैंने तो देखा कि बांदा की एक यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 जॉब एक ही जाति के लोगों को दे दी गई और कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। हाँ, अब ब्रजेश जी, आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही थी
कि ये जाति आधारित राज्य है और इस जाति आधारित, हालांकि हम समाजवादी लोग, हम जाति को नहीं मानते हैं, ओम पुरी जी कुछ भी कहें, लेकिन अमित पुरी नाम है जी, बुंदेलखंड के एक यूनिवर्सिटी में, सॉरी अमित पुरी जी, तो एक यूनिवर्सिटी जाति की राजनीति में नहीं एक जाति करते, विशेष शर्म आनी के चाहिए। लोग और एक क्षेत्र विशेष के लोग, एक जाति विशेष के और धर्म विशेष के लोग, सॉरी धर्म कह रहा हूं, क्षेत्र विशेष के लोग, आखिर ये भर्ती करा के आपने क्या दर्शाया है? जी थैंक यू सुनील आपने जी, ये भी बता दिया शुक्रिया कि आपका। हमारी योगी जी की सरकार में अब ब्राह्मणों की भी कोई हैसियत नहीं बची। ओके, सुचि विश्वास मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुचि जी बहुत स्वागत आपका। देखिए आज तो भोजन भी कर लिया 5 कालिदास ने, 7 कालिदास मार के आवास में, अब तो सब ठीक हो गया होगा ना, आपको क्या परेशानी है? देखिए परेशानी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मनुवादी सिद्धांतों के पोषक हैं। अगर उनका लिटरेचर भी उठाकर देखा जाए या उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन को ही देखें तो वो आधी आबादी को लेकर इतनी दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं, पैट्रियार्की और पितृत्व सत्तात्मक समाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दलित और अल्पसंख्यकों और अन्य वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के उनके क्या मूल विचार हैं, ये हमसे और आपसे, इतिहास साहित्य या किसी से छुपे नहीं हैं। तो बाकी ये बात अलग है कि अन्य दलों से कार्यकर्ताओं को तोड़ के या खरीद फरोख्त करके लाएं तो उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दे या राज्यसभा दे या कोई पद दें, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जहां तक उनके अपने कार्यकर्ताओं का विषय है तो या तो वो दरी बिछाने के लिए उपयोग आते हैं और या फिर ऐन मौके लोहिया में एडमिट है तो सीने में दर्द है। तो ये प्रोजेक्ट करना किसी राजनीतिक समीकरण को सेट करने के लिए कि एक्चुअली उनकी मंशा क्या है, मैं कोई जाति विशेष या जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन जो उनका अनुवांशिक बीमारी है, उनकी जो जाति या व्यवस्था, आश्रम या वर्ण आश्रम, उसको लेकर वो हमें और भारतीय आपको जनता सबको पार्टी ज्ञात ये है हर कि हफ्ते वो किस दिल्ली से प्रकार की कुछ पॉलिटिक्स दूत करते हैं। लोगों को भेजती है लखनऊ और वो लोग एक बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित करते हैं। आप इसके पीछे कारण क्या मानती हैं? चुनावी रणनीति है या उत्तर प्रदेश को लेकर ये लोग बहुत फिक्रमंद हैं, या ये इनकी गुटबाजी है आंतरिक रूप से जो कलह के रूप में सामने आई है? देखिए ऐसी बहुत सारी फर्जी बैठकें टीम 11 ने भी की थी और महामारी में क्या हुआ ये आपको हमसे बेहतर ज्ञात है। तो अयोग्य लोगों का एक ऐसा समूह जो सांप्रदायिकता की राजनीति को आगे बढ़ाता है, उसे प्रदेश की फिक्र है, ये तो हास्यास्पद है। लेकिन हाँ, चूंकि शासन और सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी व्यवस्था तक जा सकते हैं, तो वो अब किस तरह से मैडम कोरोना के टाइम तो जो हुआ, असंख्य लोगों की जो मौतें हुई हैं, उन मौतों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं शुरू से इस बात के हक में हूं, आपने अच्छा सवाल उठाया है और मैं फिर कहता हूं कि उन मौतों के लिए प्रारंभिक रूप से मैं टीम 11 को जिम्मेदार मानता हूं और मेरा शुरू से यह मत रहा है कि टीम 11 के खिलाफ इन सामूहिक मौतों का पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। यह उनकी गलती है। बिल्कुल, ये मौतें नहीं, ये प्रशासनिक हत्याएं हैं, सरकार की लापरवाही, नासमझी। वो ब्यूरोक्रेसी जिसको काम करना था, वो डेटा मैनिपुलेशन और मीडिया मैनेजमेंट करता रहा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज को चमकाने के लिए अव्यवस्था पे पर्दे डालता रहा और ये लोग अब समझ रहे हैं कि उसी का सहारा लेकर या शुक्रिया जो भी और अपने मैनिपुलेशन। नीरज राय मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। राय साहब बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। ऐसा क्या आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में कर दिया कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में वो गलती दोहराना नहीं चाहती है? तो थोड़ा विपक्ष का ज्ञान बढ़ाओ आप। नहीं देखिए ब्रजेश भैया, हमने कुछ वहां पे नया नहीं किया है। हमने वही किया है जो वहां के जनमानस को, आम जनता को और पूरे देश की जो बुनियादी समस्या होती है उस पर हमने काम किया है और उस पर निरंतर हम काम करते रहेंगे। समस्या वहां पर हुआ है जो ऑनलाइन नेता क्रय केंद्र प्लेटफार्म बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जिम्मे थी। कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के बाद इन्होंने किया क्या? मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने और बंगाल में चुनाव लड़ने के अलावा कुछ कार्य नहीं किया। उसी दौरान यहाँ पर पंचायत चुनाव कराया गया, आप उस पर हमेशा मामले को उठाते भी रहे और उसमें कर्मचारियों की मौतें होती हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने टीवी पे आते हैं और रोना शुरू करते हैं कि हमें बहुत अफसोस है कि कोरोना से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जनता इसे स्वतः लड़े, निपटे। उसके दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पूरे संघ और यहाँ की कमेटियों की मीटिंग होने लगी। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे
उत्तर प्रदेश का और वर्तमान में देश का भी। मैं कहता हूं कि रॉय उत्तर साहब प्रदेश कि में- मुझे अच्छा लगता जी। कि कोरोना के दौरान जो लोग मारे गए, जिन अव्यवस्थाओं के चक्कर में मारे गए, ये बैठकें उनके लिए होती तो शायद 24 करोड़ लोगों का भला मैं वही बोल होता। रहा हूं भैया, मैं वही बोल रहा हूं कि जितनी यहाँ पर बैठकें हुई हैं, अभी राधा मोहन सिंह जी भी प्रभारी बनाए गए हैं, राज्यपाल से मिलने जाते हैं, पुराने परिचित उनकी होती हैं, लेकिन कोरोना में तमाम मौतें हुई हैं, एक बार संवेदना उस पर व्यक्त नहीं करते हैं। गंगा में लाशें बहती रहती हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उस पर पर्दा डालने का आप काम एक्शन किया की जाता बात है। कहते हैं, उसकी रिपोर्ट करने वालों पर मुकदमा लिखा गया है। मैं वही बता रहा हूं ना, मैं वही। आप इनकी क्या गलतियों बताएंगे से भैया? लाशें बही और मुकदमा भैया, हुआ खबर दिखाने वालों पे, ट्वीट करने वालों पे। बिल्कुल हुआ है। एक चीज शरीफ बता दीजिए। पूर्व IAS अफसर जी। को अपराधी बना दिया गया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बनाया गया है। आपको मैं बता दूं, आपके संज्ञान में क्या, अमित पुरी जी बैठे हुए हैं, 2 महीना आप पीछे जाइए, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंगाल चुनाव पे बोल क्या रहे थे, वीरेंद्र जी भी संजोग से उस दिन कलकत्ता पहुंचे थे। ये थेथरोलॉजी पे डिपेंड राजनीतिक दल है, इनकी गलती को बताने का काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, 14 से पहले कांग्रेस जिम्मेदार, 17 से पहले अखिलेश जी और चाचा जिम्मेदार, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है भाई? केवल आप ये कहते हैं भाइयों बहनों, ऐसे करके जिम्मेदारियों से थोड़े मुक्त हो जाएंगे। Thank you. उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जवाब चाहती है, देश की जनता जवाब चाहती अच्छा, है। यूपी में चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का इरादा है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे हम। इसके बारे में जो हमारा सेंट्रल नेतृत्व जो निर्णय लेता है, जिसके साथ बोलता है, उसके साथ मुझे आने में आपत्ति नहीं है। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आज कुछ घोर राजनीतिक आश्चर्य हुआ कि एक ही सड़क है, अगल बगल बंगले हैं, एक दूसरे के यहाँ कुछ पत्थर भी फेंके तो पहुँच जाएगा। 5 नंबर ने आज 7 नंबर के यहाँ भोजन किया। क्या 5 नंबर और 7 नंबर के बीच मतभेद ज़्यादा गहरे हो गए हैं, या 7 नंबर की मदद के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं, तो अब दबाव केंद्रीय नेतृत्व पे बढ़ गया है? क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर? ब्रजेश जी, अगर इस सवाल का जवाब मुझे ही देना था तो आपने इसमें मुझे माध्यम बना करके अमित पुरी से जवाब क्यों लिया? आप जानते हैं मैं तो साफ बोलता हूँ, और कितना फ़र्क है उन 2 बंगलों पर के मुझे बीच अधिकार में। है कि मैं आपका बिना अनुमति लिए आपका इस्तेमाल कर सकूं। मैं आपके अधिकार की इज्जत करता हूं और मैंने सर्वाधिकार आपको दे रखे हैं जी। ये सर्वविदित है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं इस पूरी डिबेट में, या इस विषय पे होने वाली किसी डिबेट में 3 बड़े प्रमुख बिंदु हैं जो सबसे पहले आईने की तरह सामने रख लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश में सियासत का जो अतीत है, इलेक्ट्रल सियासत का, चुनावी राजनीति का, वो बड़ा बेढप सा है। 7, 12, 17 आप पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आते हैं, और उसके बाद आप फिर चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं किसी के लिए चिंताजनक बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो स्थापित अतीत है। दूसरा कि एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, पता नहीं इस पर कभी चर्चा हुई कि नहीं हुई, जो पंचायत चुनाव होते हैं, जो हमारे गांव की सरकारें होती हैं, गांव की सरकारों के लिए जो जनमत मिलता है, अगर उसको नकार करके आप बलात् अपने बल, अपनी शक्ति, अपने अप्रोच, अपने सिस्टम के जरिए काबिज होते हैं, तो फिर अगली बार आपकी सरकार नहीं बनती है। ये सारे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सच्चाई के स्थापित और बाकायदा रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। इसको पहले हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो भाजपा के लिए खाली इतना कहूँगा कि बहुत बहुत बड़ा मैंडेट मिला था। मैंने तो ऐसा मैंडेट कभी देखा नहीं, लेकिन वो जो रास्ता है पथरीला, ककरीला, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। मुझे लगता है कि रोड कच्ची है, सड़क कच्ची है, बारिश बहुत हो गई है, तो बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। हर कदम पे फिसलन है भारतीय जनता पर पार्टी ये के 7 लिए। नंबर को एक बड़ा सपोर्ट हासिल हो गया है। देखिए 7 स्वामी नंबर, प्रसाद मौर्य का। मैं उत्तर तो प्रदेश, 5 नंबर के लिए मुश्किल थोड़ा बढ़ी है। श्री ब्रजेश जी, मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति सब लोग समझते हैं। एक बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि जात यहाँ सच्चाई है, जात के हिसाब से सरकारें बनती हैं, जात के हिसाब से सारी टीमें खेलती हैं,
और सबकी अपनी अपनी जातियां हैं। मायावती दलितों की नेता हैं, अभी साजन जी न बोले लेकिन पूरा दुनिया जानती है कि यादव, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पीछे चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई पर्टिकुलर जात नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के पराभव के बाद उच्च जो सवर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर हैं, कायस्थ और वैश्य, ये जातियां उनकी मानी जाती थी। भाजपा क्यों इतनी चैंपियन बनी? 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उद्भव हुआ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और उनको पीएम कैंडिडेट के तौर पर जब पेश किया गया, तो भाजपा के अपने सूत्रों से, अपने तंत्र से पूरे प्रदेश में इस बात की खबर थी कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। जी, आप ध्यान रखिएगा 2014 के पहले कितना ओबीसी सपोर्ट तो करता इस था। सरकार में ओबीसी को क्या हासिल हुआ? मैं इसी पे तो आ रहा हूं आपको, उपेक्षा, तिरस्कार, मैं इसके इसी सिवा पे क्या मिला? मैं इसी पे आ रहा हूं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, साहब वो जो 73 कौन सा हफ्ता ऐसा बीता है जब केशव या स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा न गया हो सरकार के भीतर? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि कदम कदम पे संभल के चलना है। जी, सड़क इतनी ज्यादा फिसलन भरी हो अभी गई है। किसका पलड़ा भारी ये बताइए, 5 नंबर की 7 नंबर? देखिए 5-7 नंबर का पलड़ा भारी होने का कोई आकलन तो हम आप कर नहीं सकते, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन इतना तो जानिएगा, मैंने आपकी पिछली डिबेट में भी कहा था, चुनाव योगी के मुख्यमंत्री रहते लड़ा जाएगा। जी, चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। अपने आर्काइव में देख धन्यवाद लीजिए, हेमंत जी। यही- मैं यही बोला था। वीरेंद्र जी को जोड़ना चाहता हूं डिबेट में। वीरेंद्र जी, आज 7 नंबर ने लंच बुलाया था, 5 नंबर भी उसमें पहुंचे थे, आरएसएस के कुछ बड़े नेता भी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी पहुंचे थे। आज हम नेताओं का नाम न रख के उनको अंक दे देते हैं, किसी को 5 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 2। तो ये बताइए कि 5 नंबर पहुंचे, 7 नंबर के यहाँ, वहाँ आरएसएस के दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के नेता भी मौजूद थे। तो जब सारे अंक मिल गए, उसके बावजूद समझौता हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये आज एक बड़ी विचित्र सी स्थिति दिखाई पड़ी कि 4.5 साल में मुख्यमंत्री पहली बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ गए। बहाना उसको आप मांगलिक कार्यक्रम का कह सकते हैं, लेकिन तमाम सारी कयास और चीज़ें चल रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि न जाने आज उनको इतनी मोहब्बत कहाँ से मेरे लिए आ गई कि मेरा दिल भी अब उनकी खातिर थोड़ा नरम हो रहा है। तो दोनों तरफ से जो संवाद हुआ और खाना पीना हुआ, उसके बाद से तो चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों की एक? अब एक की तो दिख रही है, अब दूसरे का तो भगवान जाने, क्योंकि जी, योगी के बड़े लिए, मजे लेते हैं आप वीरेंद्र जी। योगी के लिए कहा जाता है जी, कि वो एक उदारवादी संत हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं और उनकी सख्ती के नाते उसका फायदा अफसरों ने प्रदेश में खूब उठाया। कार्यकर्ता रोते और चिल्लाते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये सरकार में जो बीजेपी का सरकार चलाने का अनुभव कहिए या सरकार चलाने का उसका तरीका कहिए, उससे उनके कार्यकर्ताओं, विधायकों और नेताओं को तो नुकसान हुआ, लेकिन अफसरों को बहुत फायदा हुआ। अच्छा, ये 5 केडी और 7 केडी की लड़ाई समाजवादी सरकार में, जिसको ये बहुत बीजेपी मजे लेकर सुनती थी, आज उनके यहाँ भी चल रही थी। आज उसका एक छोटा सा मिलन का स्वरूप दिखाई पड़ा, तो अब वो तमाम तरह की और बातें कहानी सुनाई जा रही है कि वो शादी हुई थी तो इकट्ठा हुए थे। भाई, यही 5 लोग क्यों बुलाए गए जिनके बीच झंझट है, या वही लोग क्यों बुलाए गए जो पंचायत के चौधरी हैं? कहते हैं कि देखा है पहली बार साहब की आंखों में डिप्टी के लिए प्यार। वाह, तो ये अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि खाली प्रेम मोहब्बत की बातें ही हो रही हैं इनके यहाँ। हाँ, मतभेद खत्म करने के लिए दिल्ली से इतने बड़े दिग्गज नेता को आना पड़ा। भाई, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, अभी यूपी में कोई चुनाव अभियान समिति का प्रभारी या ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ है जी, वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय थे। अगर आप उनकी तुलना में बीएल संतोष को देखें तो उनका कद बहुत बड़ा है, और वो उत्तर प्रदेश में जब से आए हैं तो असंतोष को थामने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा नहीं डीएम-एसपी लड़ रहे हैं। ये बात हर सरकार पे सही बैठती है, इसमें कोई गलत नहीं है।
प्रशासन ही ये चुनाव जिताता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस चुनाव की जीत हार से जनता के मन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव तो है नहीं, सत्ता का चुनाव है। अगर बीजेपी इसी को अपनी जीत मानती है तो वो भूल कर रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब ये बड़े नेता इसको स्वीकार नहीं करते, वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से उन्होंने इसको भांप लिया है। और आप ये मानिए कि ये डरे हुए हैं, इसी वजह से ये इतना मंथन चल रहा है। आज पुराने अध्यक्षों तक को बुलाया गया जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको वो बीजेपी शुद्ध नाइलिस कोरोना काल में वो हैं कि चले गए। आज वो अध्यक्ष बुलाए गए थे जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने नेता थे जी। अच्छा, बंगाल में ये कहते थे खेला होवो और चुनाव होने दीजिए, 2 मई दीदी गई। आज इनके खुद के लाले पड़े अपनी जान बचाने के, इनके विधायक खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी का सारा दांव उल्टा पड़ गया बंगाल में। अब यूपी में पंचायत चुनाव ने आपको लाल सिग्नल दिखा दिया कि संभल जाओ नहीं शटर गिर रहा है। आप उसके बावजूद अब यहाँ पर रणनीति तेज कर जा रही, मतभेद भुलाने की बात कही जा रही। ठीक है, इन बैठकों से कुछ निकला? ये जो हर हफ्ते 10 दिन में ये तीसरी बड़ी बैठक है, कुछ निकला या सिर्फ चर्चा होती है बस? देखिए, एक चीज खाली निकला कि बहुत बड़े नेता को बुलाकर असंतोष को दबा दिया गया। किसी में हिम्मत नहीं कि अब बोलो ना, अब चुनाव का वक्त आ गया है। मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसने ये भांप लिया कि उत्तर प्रदेश में जो सिरफुटौल की नौबत है बयानबाजी से, इसको किसी बड़े चेहरे को भेजकर ही चुप कराना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय जैसा कोई राज्य का प्रभारी या देवेंद्र फडणवीस या किसी और को भेजकर यहाँ पे असंतोष दबा नहीं सकते। तो इसीलिए BL संतोष जी को यहाँ पर लगाया गया, वो बार बार आ रहे हैं। और बीजेपी में अहंकार इतना चरम पर पहुँच गया इनकी सरकार में, वो नेताओं कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ चुका है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के रूप में भी सामने आ चुका है। उस कमी को पूरा करना इनके लिए एक टेढ़ी खीर है, बड़ा लंबा इनको काम करना पड़ेगा जी। अच्छा, आपने देखा कि पुरी साहब बहुत तारीफ के पुल बांध रहे हैं अपनी सरकार के, बांधना भी चाहिए। लेकिन कितने भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा, विधायकों को पीटा, नेताओं को पीटा, धरना प्रदर्शन हुआ, आदमी को गधा बना दिया। लेकिन आप वो भी बताते ना, किसी का कपड़ा चीट डाला था विधायक का। अरे अलीगढ़ के इजलास में राजकुमार विधायक का तो थाना अध्यक्ष ने कपड़ा फाड़ा था, मारा पीटा, तमाम उदाहरण है। तो ये इन सब चीज़ों को, अच्छा बड़ी बैठक में इनके यहाँ जूता चला, ये क्या अतीत को मिटा देंगे या भुला देंगे? बीजेपी को जनता ने बड़ी हसरतों से चुना था। कोरोना काल में जिनके घर में अंधेरा छा गया, अभी तक कोई सरकारी मदद खुलकर पहुंची नहीं है, कुछ ऐलान हुआ नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार कुछ करे। बाकी आप जान रहे हो कि डीजल 88 रुपया 90 रुपया बिक रहा है, और कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने महंगाई को बढ़ाने में। अच्छा ब्रजेश जी, हम आप एक गाड़ी लेते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन पर टैक्स देते हैं, फिर ये रोड का 1 टाइम टैक्स लेते हैं, फिर ये डीजल पर टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे, फिर ये टोल का भी टैक्स लेते हैं। यहाँ से फैजाबाद 125 किलोमीटर है और टोल टैक्स 200 रुपया है, बताइए। और ये बीरेन जी का दर्द है, वो उनका घर है एक्चुअली अयोध्या में। ये 20 साल से, मतलब आप 125 किलोमीटर जाइए और 200 रुपया टैक्स दीजिए टोल पे, डीजल पे अलग दीजिए, रजिस्ट्रेशन पे अलग दीजिए, 1 टाइम अलग। एक मामले में आपको बता रहा हूँ, खाली एक छोटा सा उदाहरण, टैक्स चुकाते चुकाते मर जाइए। बहुत सही है। लेकिन जी वीरेन जी, चलिए, कहते हैं कि सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है और कुछ सबक भाजपा भी लोगों को सिखाती है। तो आज तो रसगुल्ला काट के आए हैं, आज कहाँ से कड़वी बात निकलेगी? नहीं, मुझे सख्त आपत्ति है कि अगर केशव मौर्य को कोई भोज आयोजित करना था तो अमित पुरी जी को और हेमंत तिवारी जी को, बीरेन जी को जरूर बुलाना चाहिए था। ये उन्होंने अन्याय किया है,
सिर्फ 5 लोगों को बुलाया। अरे ये रसगुल्ला काटने का अवसर सिर्फ 5 लोगों को। अरे हो सकता है कि आज ये बात सुन के वो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें। नहीं करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे? क्या सिर्फ 5 लोग को भोजन कराएंगे? देखिए ब्रजेश जी कि उम्र भर जिनके इस्तकबाल को बैठे रहे हम, और उनका एक बार पीछे मुड़कर ही देखना मेरा दिल ले गया। तो आज तो कुछ इसी तरह के गाने चल रहे हैं भाजपा में, मधुर संगीत है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत कड़े चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे जितना जिता लें, चाहे जितना कोशिश कर लें, बैठकें कर लें, भरपाई करना अभी कठिन है। जी बीरेन जी, आज जनता के लिए काफ़ी नेता नरम भी हो गए हैं, सरकार भी नरम हो रही है। उसी पे आज 4 लाइन सुनिएगा कि राजनीति की जो ज़रूरत होती है, कुर्सी की जो मजबूरी होती है, कि राजनीति ने आका नेताओं को क्या क्या सिखा दिया और बड़े बड़े नेता को भी जनता के कदमों में झुका दिया। और राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सीधे रुख करता हूं अमित पुरी जी का। पुरी जी, क्या ऐसा इसमें कोई संभावना है और इस बात में कितना तथ्य में दम है कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि ताकि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो, या यूपी में सीएम का चेहरा, या यूपी में फेस कोई और हो? उसी मतभेद को दूर कराने के लिए ये बैठकें, ये संवाद, ये डायलॉग, ये लंच हो रहे हैं? सामान्य रूप से मैं एक चीज़ कहता हूं और आज भी उसको मैं दोहराता हूं कि मीडिया हैज़ इट्स ओन विजडम, और मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता। आपके पास अपनी एक थीसिस होगी, एक सूचना का तंत्र होगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नाते आपने मुझे बुलाया, पार्टी के लेवल पे ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही इसमें सत्यता है। एक 3 वाक्य मुझे और कह लेने दें। मैंने अभी सुना कि आनुवांशिक बीमारी के बारे में बीजेपी की चर्चा कांग्रेस की सम्मानीय प्रवक्ता कह रही थी। आनुवांशिकता और कांग्रेस का अन्योन्य संबंध है, क्योंकि हिंदी उनकी अच्छी है और दुर्भाग्य से हमने भी तमाम तरह की शिक्षा ली है। जिस पार्टी के 40 साल में अध्यक्ष एक ही आनुवांशिकता के धरातल से निकले हों, उनको आनुवंशिकता की बीमारी का मुझे लगता है कि आपके घर का जो झंझट है, पहले उस पे बारे में सफाई। हमारे घर में कोई झंझट ही नहीं है, हमारे घर में कोई झंझट नहीं। जिनके 5-5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए हो हाईकोर्ट ने, वह भर्ती प्रक्रिया तो ये चिटकनी बंद करके क्या चल रहा है आपके यहाँ? मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड सरकार का लिया जा रहा है, क्या ये अपमानजनक नहीं है? कोई अपमानजनक नहीं है। संगठन आधारित पार्टी को टेकिंग स्टॉक ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन करना चाहिए, और हम डंके की चोट पे आंख में आंख मिला के कहते हैं संगठन टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन आपने कोरोना के समय क्यों नहीं लिया, जब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प कर मर रहे थे, जब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, तब ये नेता कहां थे? कहां छिपे हुए थे? अलग हो सकते हैं, लेकिन हर नजरिए का एहतराम होना चाहिए। अगर आपके नजरिए को मैं सलाम करता हूं, तो आपको मेरा नजरिया सुनने का भी अधिकार होना चाहिए। ये मतभेद दूर हुआ कि नहीं? लंच में कोई मतभेद था ही नहीं, तो काहे तो का? सिर्फ 5 लोग क्यों? अरे ये तो बुलाने वाला जाने कि 5 लोग। अभी बड़ा आयोजन होता तो भाई 2 पक्ष हैं, 3 चौधरी है और बीजेपी बड़ी दावतें दे रही है। 5000 आदमी बुलाने की हले सुनो तो सही। देखो 2 स्टेक होल्डर हैं और 3 पंचायत के चौधरी थे, 5 ही लोग तो थे। अब हर चीज को देखने का नजरिया अलग है हुजूर। ये गिलास है, इसमें आधा पानी है आधा खाली है, आप जिस नजर से देखें, हर नजर का एहतराम। ऑलराइट, अब मुझे आप बताइए सुनील साजन जी, जो वर्तमान में स्थिति है विशेष तौर पर कोरोना काल के बाद, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस प्रकार से संग्राम छिड़ा हुआ है, आपकी पार्टी और आप इसका आकलन किस प्रकार से करते हैं? क्या ये सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है, या फिर किसी लूट की लड़ाई है? नहीं ब्रजेश जी, ये तीनों की लड़ाई है। ये सत्ता की भी लड़ाई है, भ्रष्टाचार के बंटवारे की भी लड़ाई है, और कौन राजा होगा और कौन नहीं हो सकता, इस बात की भी लड़ाई। आपने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार, अब ये उत्तर प्रदेश सरकार उससे उबर गई है, अब भ्रष्टाचार में सरकार बची है। जिस सरकार ने
कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर, आस्था पर भ्रष्टाचार कर लिया हो, उनसे मुझे भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करनी। आदरणीय अमित पुरी जी, मुझे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली थी और आज जिस समय हम आप ब्रजेश जी की डिबेट पर बात कर रहे हैं, क्या एक कोई काम है जो शपथ के बाद शुरू हुआ और खत्म हो गया हो? मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। एक, आपने जो संकल्प पत्र में जितनी बातें लिखी थी पिछड़े, दलितों, किसानों, गरीब, छोटे व्यापारियों के लिए, उनमें क्या एक लाइन भी पूरी हुई? वो जवाब दे दीजिएगा। ठीक, दो बातें। और जहां तक सवाल है कि एक बार कम से कम आप स्वीकार कर लीजिएगा कि कोरोना महामारी में कितने शिक्षक मरे हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही 3 मरे हैं। हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है, या ब्रजेश मिश्रा जी की जो रिपोर्ट हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसमें बहुत लोग मरे हैं शिक्षक। उनके घर वालों को इतना अपमानित मत करिए। तो मुझे एक चीज केवल बता दीजिए। अब आपने साजन जी कह लिया, मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे भी कहने का अवसर दिया जाए। इन परिस्थितियों में झूठ बोल पाते हैं। ठीक, 20 सेकंड 20 सेकंड आप एक बार बोल चुके हैं, 20 सेकंड में आप जवाब दें। इस संकल्प पत्र की पहली घोषणा थी कि पहली कैबिनेट के अंदर किसानों के बारे में निर्णय होगा, और पहली कैबिनेट के अंदर किसानों पर निर्णय होकर स्टेट ने अपने एक्सचेकर से कार्य पूरा किया। और आप कहते हैं एक कार्य पूरा, जो मुख्तार अंसारी जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली और आज खत्म हो गया, पंजाब के अंदर भागा भागा घूम रहा है, जिनका किसान क्या दोगुनी हो गई? पूरा हुआ ब्रजेश भैया एक भी काम नहीं है इनके पास जवाब नहीं है। ये नहीं बताते कि मुख्तार गया ही नहीं थी सरकार में तब आंदा। ओके, सुची विश्वास जी, रुकिए, सब लोग रुकिए। नो, नॉट अलाउड। सबकी आवाज रोकी जाए, सिर्फ सुची विश्वास बोलेंगी। सुची विश्वास जी, मुझे आप बताइए कि संकल्प पत्र के बारे में सवाल किया गया तो जवाब मुख्तार अंसारी पे दे रहे हैं, लेकिन भाई अमित पुरी जी शायद ये भूल गए, सुन लो तसल्ली से मेरी बात, कि जिस सरकार में बांदा से पंजाब गया मुख्तार अंसारी, वो सरकार भी आपकी थी, और जिस सरकार में वो वापस आया वो भी आपकी ही सरकार है। सुची विश्वास जी, मुद्दों पर जवाब न देकर जवाब मुख्तार अंसारी पर है इनके पास। नीरज राय साहब रुक जाइए, आपकी बारी नहीं है। ज्ञान के बारे में कहा स्वीकार है। विगत 40 मिनट के डिबेट में उन्होंने 3 बिंदु उठाए, मैं इसी 40 मिनट में लूंगी। पहला उन्होंने बताया हंगामा है क्यों बरका थोड़ी सी जो। दूसरा उन्होंने सपा के पारिवारिक तनाव को कहा, जवानी गर्क हो रही थी। तीसरा उन्होंने बताया कि गिलास आधा या भरा, गिलास का एहतराम है। प्रतिष्ठित चैनल की प्रतिष्ठित डिबेट में बैठे हैं, डिस्क और नाइट क्लब की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाषा के ज्ञान पर आपके हम क्या उंगली उठाएं? आपके पूरी साहब नॉट अलाउड, प्लीज। वस्तु तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो जुमला पत्र लाए थे। बोले आप, बोले। उत्तेजित होंगे तो उत्तर देना मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी जब तो देखिए, संकल्प पत्र नाम की कोई वस्तु नहीं थी, एक जुमला पत्र आया था जिसमें फर्जी वादे, नकली सपने और झूठी बातें थी। जब कैशलेस इकोनॉमी कहा था तो इकोनॉमी ही खत्म हो गई, ना लोगों के पास कैश बचा है ना इकोनॉमी। जब डिजिटल इंडिया कहा था तो सिर्फ अपने चेहरे को आज सरकार फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया से ही चल रही है जी। तो इनके पास कुछ होगा, मौलिकता होगी, कोई विचार होंगे। प्रदेश में सपा सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट और फीता काटना, और केंद्र में यूपीए सरकार का। हमको तो जिन लोगों ने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को ही नष्ट कर दिया, वो मुख्तार। थैंक यू मैडम। नीरज राय साहब, 2 मिनट है आपके पास। नीरज राय, गो अहेड। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना कुछ चाहता हूँ भैया, अभी ये अमित पुरी जी अपने बड़बोलेपन से सीख नहीं लेंगे। इनके जादूगर का क्या हश्र हुआ बंगाल में कि उसके जादूगर की सिर्फ नीरज राय, ओनली नीरज राय, सुनिए, ओनली नीरज राय बोलेंगे। की क्षमता बोलने दीजिए ना, बीच में उछल के कूदिए मत। अभी आपका मैं ज्ञान मुख्यमंत्री की भाषा थी, ये संवैधानिक मुख्यमंत्री की भाषा थी। आपका ज्ञान वर्धन कर रहा हूं। नहीं, आप हमारा ज्ञान वर्धन ना करें। नहीं करना हमारा ज्ञान वर्धन ना करें। सिर्फ ओनली सिर्फ नीरज राय बोलेंगे। बोले आप, बोले आप अपनी बात सुनिए। आप महाराज, आपने बोला हो कि पकड़ बीच में बोल रहे हैं, ये बताइए, सुन लीजिए। ये इन्होंने जिन मुख्तार अंसारी का नाम लिया है वो वही मुख्तार अंसारी हैं कि इनके ही विधायक के हत्या के मामले में इनके ही राज्य की सरकार में और इनके ही केंद्र की सरकार में सीबीआई से बरी कर दिया उसको, और इनके ही
विधायिका अलका राय जी इनके सरकार से सवाल पूछने की बजाय प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रही है कि बांदा से भेजा गया पंजाब से बुलाया जाए। ये वही योगी जी हैं कि जब मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक आता है तो पूरा सिस्टम इनका खड़बड़ा गया था। यह दिन अमित पुरी जी भूल गए हैं, लेकिन सुनील साजन ने सवाल पूछा है, उस सवाल पे माकूल जवाब देने की बजाय अपने करेंगे। माकूल जवाब क्या है? हाथ पीट कर जादूगर की हरकत आपका है करेंगे। पीठ पे हाथ। शुक्रिया आपका, मैं पीट रहा हूँ। धन्यवाद हेमंत तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, थैंक यू। नो प्लीज, वयोवृद्ध है, सुनना सीखिए। अरे हम आपके जादूगर को एक मुख्यमंत्री ने आईना दिखा दिया। थैंक यू हेमंत तिवारी जी को स्क्रीन पे लिया जाए। धन्यवाद ऑनलाइन नीरज रॉय साहब, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हेमंत तिवारी जी को लिया जाए। भाई हेमंत जी, आप मुझे बताइए, इस बैठक से, इस मंथन से, इस लंच पॉलिटिक्स से कुछ निकलेगा? आगे आने वाले वक्त में बीजेपी में स्थितियां क्लियर होंगी या असमंजस अभी लंबे समय खींचेगा? हेमंत जी, देखिए, कुछ नेचुरल काजेज ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो पार्टी के भीतर असंतोष नेतृत्व को लेकर था वो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर था। भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो है, पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि यहाँ सेंट्रल लीडरशिप जब दखल देती है तो अनुशासन बनता है, लेकिन अनुशासन बनने और असंतोष थमने में बुनियादी फ़र्क होता है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण और ओबीसी दो जातियां, मैं फिर कहता हूं कि जात बहुत बड़ी सच्चाई है कामयाबी की उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में। ब्राह्मणों और ओबीसी में नाराजगी की बात शायद नहीं, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप को भी पता है। इसके विपरीत पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए बहुत बढ़ गया। एक साइकोलॉजिकल इस वक्त बेनिफिट जो मिलता है पॉलिटिक्स में, अखिलेश यादव को मिलता है। अभी आपकी स्क्रीन पर मैंने देखा राम गोपाल यादव ने कहा कि इनके कुकर्मों के नाते इनको, तो मुझे लगता है कि ये इनको भी अभी आत्मश्लाघा में नहीं आना चाहिए, इनको तो जमीन मेहनत करनी चाहिए। पर सुनील साजन ने जो तथ्य उठाए उसका जवाब अमित पुरी जी को देना चाहिए कि भाई 4.5 साल में एक काम तो बता दो। सवाल यह है कि सुनील साजन ने उठाए, जनता भी तो यही सवाल कर रही है, जनता को जवाब चाहिए। सुनील साजन को जवाब मिले न मिले मैटर नहीं करता है, जनता का जवाब मिलना चाहिए। चूंकि कोरोना काल के शुरुआती दिनों में जितनी बदइंतजामी हुई, हालांकि इस बदइंतजामी के लिए मैं योगी सरकार को अकेले दोषी नहीं मानता हूं। तो फिर कौन जिम्मेदार है? लोग सड़क पर तड़प कर मर रहे थे। नहीं ब्रिजेश जी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रदेश में कहाँ है, बनाया कहाँ? एक सांस के लिए लोगों को तड़पा कर मारा गया, ड्रैकोनियन आदेश जारी किए गए, ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। मैं यही तो बार बार प्रदेश में गाड़ी पर बैठे बैठे लोग मरे। मैं यही बार बार कहता हूं, टीम 11 पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर पब्लिक ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है 324 विधायकों की सरकार का, तो आपका बेसिक थ्रस्ट होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, समय समाप्त हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना अभी गया नहीं, कृपया मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार।